हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर। जो विद्या क्वेश्चन बैंक की हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है उसमें आज आपका नया चैप्टर है, ये भूगोल से है और इसका आपका टॉपिक है संसाधन एवं विकास। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है हमसे रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ये आंसर इसका क्या होगा, 1992। ठीक, 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ का एक शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है, यहाँ पर 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन में ये कहा गया था कि जो आपकी पर्यावरण की समस्याएं आ रही हैं, पर्यावरण को हमें क्या करना है, बचाना है। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो आ रहा है, इन सबको हमें क्या करना है, दूर करना है और इसके लिए सारे देश मिल कर के प्रयास करेंगे। ऐसा कहा गया किसमें, इस सम्मेलन में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। इस सम्मेलन की एक और सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक एजेंडा तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 बच्चों कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूची थी जिसमें सभी देशों ने कुछ बातें लिखी और कहा कि हर देश इस सूची में कही गई बातों को अपने यहाँ लागू करेगा, अपने यहाँ इसको प्रभाव में लाने की कोशिश करेगा। जैसे अब इसमें एजेंडा 21 जो सूची थी, क्या बातें थी इसमें, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, सतत विकास के लिए हर देश क्या करेगा, प्रयास करेगा। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, उनका प्रयोग कम करके किन की तरफ जाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके की जो बातें थी वो सब इस एजेंडा 21 में लिखी गई और एक सूची बनाई गई तथा सभी देशों को ये कहा गया या सभी देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हम इस एजेंडा को अपने अपने देश में लागू करेंगे, जिससे कि जो पर्यावरण की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आपकी जो ओजोन परत है वो उसका क्षय हो रहा है, ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, इनसे पूरे विश्व को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। रियो डी जेनेरियो कहाँ का शहर है, तो ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील आपके किस महाद्वीप में आता है, तो ब्राज़ील आपके साउथ अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है उसमें आता है, उसका ही एक देश है ब्राज़ील। ठीक है, ये भी बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसे और क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें क्या बात की गई थी, तो एजेंडा 21 एक सूची तैयार की गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखेंगे। एक और ज़रूरी चीज़ कि अभी क्योंकि देखिए ओलंपिक्स चल रहे हैं तो उससे संबंधित एक और तथ्य आपको बता देती हूँ। 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो यहीं ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे, पूछा है नहीं है नहीं पूछा। ज़्यादातर बच्चे इस बात में गलती करते हैं, आपसे नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, पवन ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है, जल नवीकरण योग्य संसाधन है, वन भी नवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन जीवाश्म ईंधन हमारे नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक, तो एक और इनका नाम क्या है, पुनः पूर्ति संसाधन। पुनः पूर्ति संसाधन। कई बार आपसे ये ना लिख करके, नवीकरण योग्य संसाधन ना लिख के आपको क्या दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनः पूर्ति संसाधन नहीं है। तो दोनों ही एक बातें हैं, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। तो पुनः पूर्ति संसाधन या नवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें
क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है बाद में और उत्पन्न किया जा सकता है और इनका कभी भी अंत नहीं होता, मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे पवन ऊर्जा, क्या हवा चलना कभी बंद हो सकती है? नहीं होती। तो जब हवा चलना बंद नहीं होगी तो जो हवा से ऊर्जा जनरेट हो रही है या ऊर्जा की जो उत्पत्ति हो रही है वह भी अनवरत चलती रहेगी, वह भी अक्षय है, उसका भी कभी अंत नहीं होगा। जल, क्योंकि जो जल है, जल क्या एक चक्र में चलता रहता है, जल का पूरा एक जलीय चक्र चलता है, यानी तो ये भी कभी खत्म नहीं हो सकता जल हमारा। अत्यधिक दोहन करेंगे तो देखिए नष्ट हो सकता है, लेकिन वैसे जल आपका कैसा स्रोत है? एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है इसमें वन। वन हमारे कैसे नवीकरणीय संसाधन है? क्यों? क्योंकि एक समय के बाद हम उन्हें फिर से बना लेते हैं, फिर से हम उन्हें जनरेट कर लेते हैं, फिर से उनका उत्पादन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो, अगला प्रश्न आपका जो है ये है 2 अंक का। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न आपसे कह रहा है दक्षिण भारत के, ध्यान से पढ़िएगा, पठारी भागों के दक्षिणी और पूर्वी भागों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और इस मिट्टी की 2 विशेषताएं बतानी है। पहली बात मिट्टी का नाम बताना है, दूसरी बात मिट्टी की जो आपकी विशेषता है, जो भी मिट्टी होगी उसकी विशेषता हमें बतानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के पठारी भागों के दक्षिणी और पूर्वी भाग में, यानी हम यहाँ पर आ जाते हैं मैप पर। मैप देखिए, ये है हमारा पूरा क्या दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत है। इसका कह रहे हैं दक्षिणी और पूर्वी भाग। देखो ये रहा आपका दक्षिणी भाग, ठीक, और ये कह रहे हैं दक्षिणी और पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग यानी ये वाला इलाका, इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। दक्षिणी और पूर्वी भागों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर देखो मैप से समझ में आ रहा होगा, मानचित्र से कौन सी मिट्टी निकल के आ रही है यहाँ पे? हमारी लाल और पीली मिट्टी। ये देखिए लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर मिल रही है और इसी भाग की ये लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो कौन सी मिट्टी मिलती है? एक उत्तर हमारा हो गया कि लाल और पीली मिट्टी मिलती है। अब लाल और पीली मिट्टी की हमें कुछ विशेषता पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो लाल और पीली मिट्टी होती है इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। तो एक बात हो गई, एक विशेषता हो गई, इसमें लोहा है, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें चूना है और उसकी मात्रा भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक मात्रा में मिलती है। लेकिन इसमें फास्फोरस और वनस्पति का अंश कम होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता इस मिट्टी की, लाल और जो पीली मिट्टी है इसकी विशेषता कि इसमें लोहा है, एल्यूमिनियम है और चूना है, लेकिन फास्फोरस और वनस्पति का अंश इसमें कम है। ठीक, तो ये दोनों आपकी विशेषताएं हो गई। और ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए इसी क्वेश्चन से दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी या प्रश्न भी बना सकते हैं कि लाल मिट्टी किन इलाकों में पाई जाती है, या भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? पठारी जो भाग है, दक्षिण भारत का जो पठारी भाग है उसका दक्षिण पूर्व का जो इलाका है, ये वाला दक्षिण पूर्व का इलाका, ये किसका इलाका है? लाल और पीली मिट्टी का इलाका है। वहीं अगर पठारी भाग के पश्चिम का इलाका पूछ लेंगे, दक्षिण पश्चिम का इलाका, ये वाला इलाका महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और इनका मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है यहाँ का पूछ लेंगे, तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। ठीक, चलो यहाँ से एक चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे कि मिट्टी जो भारत में पाई जाती हैं, 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। टोटल 6 प्रकार की मिट्टी भारत में मिलती हैं। सबसे पहली मिट्टी हो गई आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो हमारे यहाँ मेरठ में जो हमारा गंगा का पूरा मैदान है वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। कैसे बनी है ये मिट्टी? जो भी नदियाँ अपने साथ में अवशेष लेकर आती हैं, अपने साथ में कण लेकर आती हैं, जमा करती जाती हैं,
उनके निक्षेपण से बनी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। मुख्यतः 3 रिवर हैं जिनकी वजह से हमारी जलोढ़ मिट्टी हमें मिलती है। कौन सी? एक तो सिंधु नदी, दूसरी गंगा, और तीसरी जो आपकी उत्तर पूर्व में नदी बहती है, यहाँ पे जो दूसरी नदी बहती है, इस वाले इलाके में जो नदी बहती है वो नदी आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन 3 नदियों की वजह से हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? ये मिलती है हमें जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। दूसरी टाइप की आपकी मिट्टी होती है काली मिट्टी, जो मैंने अभी बताया। और काली मिट्टी की एक विशेषता ये है कि इसमें ये जो मिट्टी होती है, जब इस पर गर्मी पड़ती है या जब तापमान पड़ता है तो ये चटक जाती है। इस तरीके के उसमें क्या बन जाती हैं? दरारें बन जाती हैं ऐसी। ठीक। इन दरारों की वजह से जो खेत होता है सारा चटका हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही बारिश पड़ती है वैसे ये चिपचिपी हो जाती है। तो इसमें जो हमेशा हल चलाया जाता है या खेती की जाती है, खेती करने के लिए जब हल चलाते हैं तो इसमें बरसात होने से पहले ही इसको जोत लिया जाता है उस खेत को। ठीक है। तो ये एक मुख्य विशेषता हो गई काली मिट्टी की। उसके बाद आपकी है लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी होती है आपकी, इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। ह्यूमस यानी जो जीव पदार्थ होता है, जैव पदार्थ होता है मिट्टी में, वो इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपकी होती है पर्वत और वनों पर पाई जाने वाली मिट्टी, या पर्वत मिट्टी या फिर वन मिट्टी, वन मृदा, पर्वत मृदा। तो ये जो आपका पर्वत का इलाका है, हिमालय हो गए, ये वाला जो इलाका है, वहाँ पे जो मृदा मिलती है उसे क्या कहते हैं? पर्वत या वन मृदा। कहाँ मिलेगी भारत में? जम्मू कश्मीर का जो ये इलाका है, देखिए हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मिलेगी। ठीक। इस डायग्राम को, इस मानचित्र को आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मिट्टी पर एक बार, मृदा पर हर साल एक ना एक प्रश्न ज़रूर बनता है। आपका मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्प में भी बन सकता है और लिखने के लिए भी बन सकता है। ठीक। तो इतनी बातें इस सवाल से, इस प्रश्न से आप लोग याद रखेंगे। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ठीक है। चलो, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चादर अप्रदन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 2 आपके जो वाक्य आ रहे हैं, 2 हैं, 2 शब्द हैं। एक तो है आपका चादर और दूसरा है अप्रदन। अप्रदन करना यानी कि हटाना, किसी चीज़ को हटाना, उसे हम कहते हैं अप्रदन करना। और चादर, जब किसी चीज़ को एक चादर नुमा तरीके से हम हटाएं तब हम उसे कहेंगे चादर अप्रदन। होता कैसे है? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे क्या कहते हैं? चादर अप्रदन कहते हैं। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी देखो, इसको समझो डायग्राम से। इस तरीके से ये कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगी? आपकी मिट्टी होगी। इस तरीके से मिट्टी से घिरा हुआ ये कोई क्षेत्र होगा। ठीक। उसके बाद या फिर हमारे किसी जो आपका जो फील्ड है या जिस मैदान में, खेल के मैदान में आप खेलते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर सोचकर एक बार कोशिश करिए। इस तरीके से ये मैदान होगा, इसमें मिट्टी मिट्टी होगी। ठीक। अब क्या हुआ? जब बरसात हुई, आज के दिनों में, अभी इन दिनों बरसात हो ही रही है, तो जब बरसात हुई तो क्या हुआ? इसमें पूरे में क्या भर गया? यहाँ से पानी भर गया, पानी भर गया पूरा। अब पानी भरने के बाद जब ये पानी यहीं से एक ढाल के रूप में गिरेगा, इस तरीके से ढाल बनेगी, एक स्लोप बनेगी, और ये पानी अपने साथ जब वापस निकलेगा तो इस तरीके से मिट्टी को भी लेकर जाएगा। तब इसे हम क्या कहते हैं? पूरी चादर, यानी मिट्टी से ढकी हुई जो पूरी आपकी सड़क थी या कुछ भी था, वो क्या हो गई? मिट्टी उसकी हट गई, साफ हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? चादर अप्रदन कहते हैं। यहीं पे ये लिखा हुआ है, जब विस्तृत क्षेत्र में जल आ जाता है उसे ढक देता है पूरा, और जब वो ढाल से नीचे गिरता है जल, तो अपने साथ में पूरा जो भी उसने कवर किया था एरिया, उसके सारी मिट्टी को लेकर चला जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम चादर अप्रदन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, फिर से मैंने आपको कहा था मृदा जो आपका है विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। मृदा पे
हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका बहुविकल्पी में पूछ लेंगे, दीर्घ उत्तरी में, या कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना। और अगर दीर्घ उत्तरी में प्रश्न पूछा गया है मृदा पर, तो आपको छोटा सा मानचित्र जहाँ का, जिस मृदा के बारे में आप लिख रहे हैं, उसको बनाने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक। तो और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, राज्य का नाम पूछा है। कितने राज्य पूछे हैं, 3 राज्य पूछे हैं। कहाँ, किस चीज़ के लिए, जहाँ पे काली मृदा मिलती है, उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं। और क्या बताना है, इस पर कौन सी फसल उगाई जाती है, ये बतानी है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आई स्टूडेंट्स, कि हमें मृदा वाला जो विषय है वो कैसे तैयार करना है। एक तो मृदा कौन सी है, किस इलाके में मिलती है, उसकी विशेषता क्या है, और उस पर कौन सी फसल उगती है। ये 4 बातें आपको मृदा में तैयार करनी है कि मृदा क्या नाम है मृदा का, काली है, काली है, जलोढ़ है, लेटेराइट है, कौन सी है, उसकी विशेषता क्या है। दूसरी बात, तीसरी बात, किन इलाकों में मिलती है, भारत के कौन से राज्य में मिलती है। चौथी बात ये कि वहाँ पर उस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक। चलो तो ये वाले प्रश्न को देखते हैं। काली मिट्टी के बारे में पूछा गया है। तो जो काली मिट्टी है, इसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। एक और यहाँ से मल्टीपल आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। नंबर 1 काली मृदा, नंबर 2 लेटेराइट मृदा, नंबर 3 लाल व पीली मिट्टी, नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि किसको रेगर मृदा कहते हैं। हम कहते हैं रेगर मृदा काली मिट्टी को, ठीक है। क्यों, इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग कैसा देखा था, लाल देखा था हमने, ठीक है। किसकी वजह से लाल था, क्योंकि उसमें लोहा मिल रहा था, इस वजह से उसका रंग लाल था, ठीक। और लोहे पर, मतलब लोहे मिलने की वजह से लाल था, और जब उसमें पानी आ जाएगा तब उसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उसको लाल और पीली मिट्टी कहते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे काली मृदा का रंग लाल होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक शैलों से बनती है। लावाजनक जो आपकी चट्टानें हैं, जो शैलें हैं, उनसे बनती है। और ये मृदा कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। यानी अगर हम अपने मानचित्र में देखें तो ये मृदा कहाँ मिलेगी, ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये रहा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद कह रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में ही आपका यहाँ कहीं पड़ता है मालवा का पठार, वहाँ मिलती है। और सौराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र में ही आपका, बल्कि गुजरात में क्या पड़ता है आपका, सौराष्ट्र, वहाँ पे मिलती है आपकी ये मृदा। यानी कि जो हमारा भारत का दक्षिण का पठार है, उसके पश्चिमी भाग में क्या मिलती है, काली मृदा मिलती है। और ये कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छी होती है, तो ये मृदा आपकी कपास की फसल के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और नाम आ गया काली मिट्टी का, क्या नाम, कपास मृदा या काली कपास मृदा। किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कपास की जो फसल है वह उगती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जो पठारी इलाका है वहाँ पर मिलती है। यानी भारत के जो आपका पठारी इलाका है, भारत का दक्षिण का जो पठार है या जो आपका मतलब दक्षिण का इलाका है, वहाँ पे ये मिलती है वेस्ट साइड में, यानी कि पश्चिम की तरफ, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में। अब पूछा गया है यहाँ पर आपको एक अंतर पूछा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है हमें। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं।
संसाधन तो आप लोग सब समझते होंगे। संसाधन क्या होता है? संसाधन प्रकृति में पाई जाने वाली कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा स्रोत जिससे मनुष्य की अपनी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब पूछा गया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। देखो, वे संसाधन, नवीकरणीय की बात कर रहे हैं, एक और नाम है पुनः पूर्ति संसाधन। ठीक, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी जिन संसाधनों को या तो भौतिक क्रिया के द्वारा या रासायनिक क्रिया के द्वारा या फिर आपकी यांत्रिक क्रिया के द्वारा फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन आदि। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। इन संसाधन के दो प्रकार हैं। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार हैं, एक तो सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। एक सतत और एक प्रवाह, ये दो टाइप हो गए आपके, दो प्रकार हो गए किसके? नवीकरण संसाधन के। ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं? फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे वन, वन आप मान लीजिए काट रहे हैं या वन को हमने नष्ट भी किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फिर से जाके पौधे लगा दें तो फिर कुछ समय बाद वो क्या हो जाएंगे? वन बन जाएंगे, धीरे धीरे करके वन बन जाएंगे। लेकिन देखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि संसाधन, कोई भी संसाधन हो, उसका उपयोग आप एक दर से करें, एक सीमित दर से करें। और वह दर क्या होनी चाहिए? जिस दर से वह बन रहा है। मतलब ये नहीं है कि आप संसाधन का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर वो बन उस दर से नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से संसाधनों का मनुष्य अगर इस्तेमाल करेगा तब असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो आजकल हो गई है वनों के साथ में। हम पौधे लगाते तो कम हैं लेकिन काटते ज़्यादा हैं। ठीक है, लगाते कम हैं। एक दिन में मान लीजिए 10 पौधे हमने लगाए और 10 में से भी सिर्फ 2 या 3 जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, बाकी क्या होते हैं? मर जाते हैं। लेकिन काट हम कितने देते हैं? 100 पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े जो हज़ारों साल पुराने जो वृक्ष होते हैं, उन्हें हम काट देते हैं। मतलब हम उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, उनको बना कम रहे हैं। तो जब हम इस तरीके का काम करते हैं तब संतुलन बिगड़ता है, असंतुलन की स्थिति आती है और तब ये संसाधन हमारे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसलिए हमें संसाधन का नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लंबे समय तक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें संसाधन नियोजन आवश्यक है। ठीक है, चलो ये तो कुछ उससे अलग बात हो गई। हम वापस आते हैं अंतर पर। एक अंतर हमने ये क्या देख लिया कि जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सके वो नवीकरणीय योग्य संसाधन, और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। जैसे बहुत समय लगता है, हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, जब जाकर के थोड़ा सा हमारा कोयला बनता है, तब जाकर के थोड़ा सा हमारा पेट्रोलियम बनता है। ठीक, लाखों वर्षों तक जब आपके मतलब जो आपके जीव होंगे या वनस्पति होगी, जब वो आपकी एक गड्ढे में बहुत समय तक डाली जाएगी, बहुत समय तक जब वो अंदर दबी हुई रहेगी, तब जाकर के उससे कोयला या फिर आपका क्या बनेगा? पेट्रोल बनेगा। तो जब बहुत लंबा समय लगता है उनको बनने में, तब हम उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे दोबारा उत्पन्न करने में बहुत समय लगता है, उसे उत्पन्न करने में दोबारा। ठीक है, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं तो पुनः चक्रीय हैं, यानी
धातु जैसे कि आपकी लोहा आप पिघला करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से उपयोग में ला सकते हैं, यानी उसका पुनः चक्रण हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी कोई बेंच खराब हो गई लोहे की या इस्तेमाल में नहीं आ रही, आपने उसे कबाड़ी को दे दी, कबाड़ी ने क्या किया, उसे उद्योगों में दे दी, तो उद्योग में उसे पिघला करके फिर से हमें लोहा मिल गया और फिर उस लोहे से फिर से एक नई बेंच बना दी गई। तो ऐसे ये तो आपके नवीकृत हो सकते हैं या पुनः चक्रीय इनकी संभव है, इनका पुनः चक्रण संभव है। लेकिन जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कुछ संसाधन ये अचक्रीय हैं। क्यों अचक्रीय कहा गया है? क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है इनके बनने में। ठीक है, तो एक बार के प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? संसाधन नियोजन करना चाहिए, क्योंकि संसाधन नियोजन करने से जो संसाधन हमारे खत्म हो जाएंगे जल्दी, जो कि अनवीकरणीय संसाधन हैं, वो तो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो वो समाप्त उस दर से ना हो, हमारे काम आते रहें समय के साथ साथ। इसलिए हमें उसका नियोजन करना, उसके लिए हमें ये सोचना कि हम कैसे इसको ख़त्म करें, कम से कम इसका उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लें, इस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो आगे चलें। समझ में आ गया होगा नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर होता है, और उदाहरण भी पता चल गए होंगे। चलो भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।